हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने रिएक्शन आइसोथर्म पढ़ लिया था। वॉन हॉफ रिएक्शन आइसोथर्म हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, क्या था थोड़ा याद करने की कोशिश करना। क्या था रिएक्शन आइसोथर्म हमारा? K इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस del G नॉट बाय RT। यही था रिएक्शन आइसोथर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट जो टॉपिक डिस्कस करना है, इसी में अगला पार्ट है वॉन्ट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। ओके, आइसोकोर यानी कि अभिक्रिया सम आयतनिक हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए जो हमने कल डेरिवेशन किया था उसकी हेल्प लगेगी। ओके, जो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, जैसे कि हमने कल एक इक्वेशन डिराइव करी थी। पीछे जाते हैं थोड़ा, ये इक्वेशन। ओके, लास्ट वाली वीडियो जो है वो वापस से आप चेक करना, भूल गए हो तो। ये वाली इक्वेशन जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव करी थी, ये हमें आगे यूज में आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी को लेके आगे। क्या है? डेल जी इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। ठीक है, अब ये लिखा मैंने, डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस RT ln KP। ओके, बार बार बताने की जरूरत है नहीं KP वगैरह क्या है, राइट। चलो, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये मैंने इक्वेशन ली है, इक्वेशन नंबर आइसोकोर के लिए मान लो 1। फाइन, अब क्या करती हूँ मैं, इक्वेशन 1 को स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष जो है अवकलित करती हूँ। तो डिफरेंशिएट मैं लिखूंगी यहाँ पे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 at constant pressure with respect to temperature। ठीक है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्रेशर के साथ जो है वो डेल जी नोट में किस तरह से चेंज आता है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। क्या कर रहे हैं हम? डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये लिख लिया हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। और कहाँ कर रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हैं, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो R तो क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, तो R तो आ जाएगा आपका एज इट इज बाहर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? यूवी फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो पहला वेरिएबल एज इट इज, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन, यही करेंगे। ठीक है, तो पहला एज इट इज वेरिएबल, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा ये है KP, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता है? देखो, पहले का डिफरेंशिएशन, सॉरी गलत लग गया इसको, ये T/dt, T का डिफरेंशिएशन, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन हम कंप्लीट करते हैं तो क्या आएगा? देखो, डेल जी नोट, ये तो आप एज इट इज लिखेंगे। ओके, इसके बाद जो है ये भी आप एज इट इज लिखेंगे। इस माइनस R को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली इक्वेशन से। ठीक है, तो ये आ जाएगा d ln KP बाय dt। ठीक है, और इसको माइनस R को अंदर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? R। ओके, और T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में ही करेंगे तो क्या होता है? 1 आ जाता है। T का डिफरेंशिएशन T के रिस्पेक्ट में ही करते हैं तो क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या लिखा जाएगा? डायरेक्ट ln KP। क्लियर है यहाँ तक? तो ये क्या हो गया? हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, ये हुई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब याद रखो कि हमने क्या किया था, आपको अगर याद हो तो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन क्या थी? T
डी जी नोट बाय डेल टी पी, यही थी। ठीक है, इसलिए मैं कहती हूँ थर्मोडायनेमिक्स में आपको पिछली सारी बातें याद होनी चाहिए। ये कब हमने डिराइव की थी, ये यहाँ पे भी काम में आ रही है। ओके, अब देखो यहाँ पे ये काम में आएगी, उससे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को टेम्परेचर के साथ। ठीक है, टेम्परेचर को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विथ टेम्परेचर इन बोथ साइड, दोनों साइड में जो है मल्टीप्लाई करने पर, तो ये आ जाएगा हमारा डेल जी नोट बाय डेल टी पी, ये तो था ही, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ln के पी बाय टी, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर टी हो जाएगा और ये हो जाएगा के पी, तो ये कोई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, और ये डेल जी नोट और ये है डेल एच नोट, हम क्या करेंगे, इसको ले आएंगे इधर, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि आप इसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डेल जी नोट बाय डेल टी पी इज इक्वल टू डेल जी नोट माइनस डेल एच नोट, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, लिखा जा सकता है ना उस तरह से भी। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd, इसको या फिर नंबर दे दो आप, ये 3rd, इसको 4 नहीं देना, इसको दे दो आप 4, ज़्यादा इजी रहेगा समझने में, इसको दे दो 5। ठीक है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर है, तो ये तो एज इट इज लिखा जाएगा। अब देखो, अब ये क्या है, डेल जी नोट, डेल जी नोट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा है, स्टार्टिंग में ही, क्या है, डेल जी नोट किसके बराबर है, माइनस आर टी ln के पी के बराबर है। तो पीछे क्या बचा, अभी पीछे बचा है माइनस डेल एच नोट, जो फिर किसके बराबर होगा, इस पूरे पोर्शन के बराबर होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जो डेल एच नोट होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस आर टी स्क्वेयर डी ln के पी डी टी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 4 और 5 से हमें ये पता चला कि माइनस डेल एच नोट जो है वो बराबर है माइनस आर टी स्क्वेयर डी ln के पी बाय डी टी के। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल एच नॉट इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर डी ln के पी बाय डी टी। ओके, के पी बाय डी टी। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 6। फाइन, इक्वेशन नंबर 6 के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, हमें वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो आइसोकोर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है आर टी स्क्वायर, ये क्या करेंगे, हम इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो पीछे क्या बचा, ln के पी बाय डी टी इज इक्वल टू डेल एच नोट बाय आर टी स्क्वायर, ये हुआ। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, इसके बाद आपको जो ये मिला है इक्वेशन नंबर 7, यही क्या कहलाता है आपका वांट ऑफ इक्वेशन, या फिर आपका कहलाता है वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर। यही क्या कहलाता है, इक्वेशन नंबर 7 आपका वांट ऑफ इक्वेशन या फिर वांट ऑफ इक्वेशन आइसोकोर कहलाता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन
या फिर वांट ऑफ इक्वेशन आइसोकोर। ओके, तो यहाँ पे जो ये डेल एच है, ये डेल एच नोट क्या है? ये डेल एच नोट बेसिकली जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। क्या है ये? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की या अभिक्रिया की मानक एंथैल्पी है ये। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा जो हमें इक्वेशन चाहिए थी, वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर या फिर फाइनली वांट ऑफ इक्वेशन जो है वो हमें यहाँ पे ये मिली है। इसका क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है तो इसको हम यूज करेंगे। इसे ज़्यादातर आप वांट ऑफ रिएक्शन आइसोकोर के नाम से ना जान करके वांट ऑफ इक्वेशन के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। हमें बहुत सारी इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है यहाँ पे, क्योंकि उन पर बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, वो भी आपको सॉल्व करने होंगे अल्टीमेटली। ओके, और यहाँ पे आपको इनकी इंटीग्रेटेड फॉर्म भी निकालनी होगी अलग अलग। तो चलो देखते हैं अब कि ये जो हमें इक्वेशन नंबर 7 मिली है वांट ऑफ इक्वेशन, इसका इंटीग्रेटेड वर्जन क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ want of equation, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब चलो ये देखते हैं, वापस से हम इसे लिखेंगे यहाँ पे dln kp dt इज इक्वल टू डेल एच नोट बाय आर टी स्क्वायर। ओके, ये लिख दिया हमने। इसके बाद चलते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, राइट। तो ये हुआ dln kp इज इक्वल टू, ये क्या करेंगे हम, इसको इधर ले जाएंगे, dt को बराबर के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये डेल एच नोट आर टी स्क्वायर dt। ओके, और ये क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। ये भी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसको बाहर रखेंगे कांस्टेंट के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच नोट बाय आर, हमारा कांस्टेंट ही है, ये भी रहेगा बाहर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 1/t² dt। ये जो है इक्वेशन नंबर दे दो आप इसे, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इसको जो है ओके, इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये 3। क्लियर है इतना? ठीक है, हमें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो इंटीग्रेट करना, 3 को इंटीग्रेट करना है। तो हम यहाँ पे करते हैं इंटीग्रेट, लिख लो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे हम kp इज इक्वल टू डेल एच नोट बाय आर, और ये इसको इंटीग्रेट करेंगे t² dt को। ओके फाइन। अब क्या है, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ xn dx क्या होता है, वो होता है x की पावर n+1 बाय n+1। कोई भी क्या है, ये जनरल फॉर्मूला बता रही हूँ, xn dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 बाय n+1। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, इससे t² 1/t² का इंटीग्रेशन होगा। कैसे, देखो 1/t² को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, t² dt, इसका इंटीग्रेशन करना है। सिंपल सा मतलब है कि क्या होगा, -t² +1 बाय -2+1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, t की पावर -1 बाय -1। ओके, तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, फाइनली t की पावर -1 बाय -1 को आप लिख सकते हैं -1/t। ठीक है, क्या माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस, और ये t इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, 1/t की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/t² को
आप जब इंटीग्रेट करते हैं t के रेस्पेक्ट में तो आपको क्या मिलता है -1/t, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन का साइन हट जाएगा और ये आ जाएगा Kp इज इक्वल टू डेल एच नोट बाय r। और यहाँ से आपको क्या मिला है इंटीग्रेशन से -1/t, तो हम लिख देंगे ये तो माइनस यहाँ आ गया और ये 1/t था तो ये t, ठीक है। तो हमने सिंपल सा इंटीग्रेशन कर दिया किसका, वॉन हॉफ इक्वेशन का। और हाँ, इंटीग्रेशन का साइन हटते ही क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने वॉन हॉफ इक्वेशन का और यहाँ पे हमें इंटीग्रेटेड फॉर्म मिली है वॉन हॉफ इक्वेशन की। तो इक्वेशन नंबर 4 इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ, लिख लेना इसको, जो मैं बोल रही हूँ वो लिख लेना कि इक्वेशन नंबर 4 इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वॉन हॉफ इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 इज इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वॉन हॉफ इक्वेशन, ओके। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि ln किसके बराबर होता है, ln होता है 2.303 log के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप जो है इस ln की जगह क्या लिख सकते हैं, 2.303 log। तो ये मैं लिख दूँ 2.303 log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल एच नोट बाय RT प्लस C। इसी तरह से ये जो 2.303 है ये क्या करेगा, इधर आएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी log Kp इज इक्वल टू माइनस डेल एच नोट बाय RT 2.303, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन कंप्लीट, फाइन। और यहाँ पे ये कांस्टेंट, तो यहाँ से ये दोनों फॉर्म्स है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है दोनों ही क्या है, इंटीग्रेटेड फॉर्म है वॉन हॉफ इक्वेशन की। अगर यहाँ पे आपको इनमें से जैसे टेम्परेचर, ये हमें पता ही होगा टेम्परेचर कांस्टेंट ही होगा हमें, तो यहाँ से आप जो है वो डेल एच की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और डेल एच भी दे रखा है तो आप आसानी से जो है केपी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो है अगर आपको ग्राफ लेना हो तो आप किस तरह से लेंगे, सिंपल सा, आपको याद हो तो मैंने बताया था लीनियरिटी का फॉर्मूला होता है। क्या होता है लीनियरिटी का फॉर्मूला, याद करने की कोशिश करो। क्या होता है, लॉग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जब मैं अगर ग्राफ लूंगी तो y मेरा क्या रहेगा, y मेरा रहेगा log kp, y मेरा क्या रहेगा log kp। x यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, x में लूंगी यहाँ पे 1/t। तो मैं यहाँ कह सकती हूँ कि log kp और 1/t के बीच में ग्राफ खींचने पर मुझे जो स्लोप मिलता है वो नेगेटिव में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। और वो किसके बराबर मिलेगा स्लोप मुझे, डेल एच नोट बाय 2.303, ठीक है। इसके 2.303 r इसके बराबर मिलेगा। और ये जो बीच में इंटरसेप्ट आया है ये किसके बराबर होगा, ये c के बराबर होगा। क्लियर है इतना। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड फॉर्म को लेके आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो और ग्राफ प्लॉट करके आप आराम से जो है डेल एच नोट की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ जब आपने इंटीग्रेशन किया है विदाउट जो है एनी लिमिट। अब यहाँ पे जो है अगर मैं एक रेंज डिसाइड कर दूं टेम्परेचर की, ठीक है, कि आपको जो है वो वॉन हॉफ इक्वेशन को T1 से T2 टेम्परेचर के बीच में इंटीग्रेट करना है, तो उस टाइम पे आप इंटीग्रेशन किस तरह से करेंगे। तो सिंपल सा आपकी इक्वेशन क्या थी, इसे आप सिस्टमेटिक लिखना, अपनी नोटबुक में नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। ये थी आपकी इक्वेशन सिंपल सी, तो ठीक है, d² यही थी, फाइन। अब जो है इसको मैंने कहा कि मुझे तो एक टेम्परेचर की पर्टिकुलर रेंज के बीच में ही इंटीग्रेट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो इंटीग्रेट करेंगे अगर रेंज के बीच में, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, अगर रेंज उसकी डिसाइड की है तो इसकी भी डिसाइड होगी KP1, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ये तो हमारा क्या है कांस्टेंट, ये तो हमारा क्या है बाहर रहेगा, ठीक है, डेल एच नोट, और ये हमारा कांस्टेंट है ये भी बाहर रहेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर वाला जो है वो टर्म लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिखे अगर यहाँ पे, तो मैं इसको लिखूंगी बाय T2 T1 से T2 इंटीग्रेशन हुआ। ओके, अब जो है 1/T2 dt इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, हमने इससे पहले पढ़ा है क्या आता है, 1/T आता है। ठीक है, अब अगर 1/T आता है और मैंने लिमिट लगाई है कि ये कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 1/T से T1 से T2 होना चाहिए। ठीक है, तो फिर क्या आता है देखो, तो यहाँ पे हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन तो कैंसिल हो जाता है, पर इसके ऊपर लग क्या जाती है, लिमिट लग जाती है ना। तो ये लिखेंगे हम KP1 बाय KP2, ये KP2, और इसी तरह से यहाँ पे भी लिमिट लग जाती है, ये -1/T T1 बाय T2। ठीक है, ओके, ध्यान से पढ़ना, इसको अच्छे से करना। ओके, ln फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डेल H नोट बाय R, फाइन, ये हो गया -1/T फाइनल, और ये हो गया -1/T1। क्लियर है इतना? ठीक है, ओके। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है, तो आप इसको लिख सकते हैं KP2 माइनस ln KP1 इज इक्वल टू डेल H नोट बाय R, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/T1 माइनस 1/T2। ओके, प्लस प्लस है ना, ये सॉरी माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ये -1/T2 प्लस 1/T1, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। ओके, अब मैंने आपको एक बताया था फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो, कि ln A माइनस ln B क्या होता है, ये होता है कि ln A बाय B होता है। क्लियर है इतना, माइनस में जो भी है वो नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, ये क्या होगा, ln KP2 बाय KP1। ओके, ये हो जाएगा R। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, T1 और T2 के बीच में एलसीएम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा T1 T2, T1 से T2 कैंसिल, और क्या आया यहाँ पे T2, ये तो इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता है। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हुआ, और बचा क्या, T1 मल्टीप्लाई कर दो 1 से, तो ये आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर कितना हुआ, ये इक्वेशन नंबर, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया हमने, मान लो 1, ये हमारा 2, 3, 4, 5। जब एक फिक्स रेंज हमने डिसाइड करी है, तो उस केस में आपका इक्वेशन नंबर 5 जो है वो क्या होगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन लिख लेना, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन इन पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज T1 से T2। ओके, तो T1 से T2 जब आप एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं टेम्परेचर की, उस टाइम पे आप वांट ऑफ इक्वेशन को जब क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला मिलता है, ये वाली इक्वेशन मिलती है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह 2.303 मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने समझा दिया है ये किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये KP1, और इधर 2.303 लॉग था, तो वो 2.303 कहाँ आ जाता है, बराबर के इस साइड आएगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 T2। ठीक है, ये इसकी दूसरी फॉर्म है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ वांट ऑफ इक्वेशन इन पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ यहाँ पे वांट ऑफ रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर। ओके, वांट ऑफ इक्वेशन को हमने डिटेल में यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। फाइन, अब जो है यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, कभी क्वेश्चन करना हो न्यूमेरिकल,
अगर आपको KP1 और KP2 की वैल्यू दे रखी है और टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है तो आप इजीली जो है डेल एच नोट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टेम्परेचर और डेल एच नोट और KP1 में से किसी एक की वैल्यू दे रखी है तो आप आराम से दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि कोई एक वैल्यू नहीं दे रखी है इस इक्वेशन में और बाकी सारी वैल्यू दे रखी है तो आराम से किसी की भी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो डेल एच है वो क्या है, डेल एच जो है वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन आप डेल एच की वैल्यू, ये यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है, इसको मिक्स नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ इक्वेशन आप क्या कर सकते हैं, डेल एच नोट के लिए एक फॉर्मूला और भी होता है कि आप डेल एच नोट प्लस डेल ए टी प्लस 1/t डेल बी टी स्क्वायर प्लस 1/3 डेल गामा टी क्यूब प्लस, इस तरह से आगे आप यहाँ से, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं डेल एच नोट की वैल्यू किरचॉफ इक्वेशन को आधार बना के, ठीक है। ये बिल्कुल ही अलग इक्वेशन है, इसका कोई लेना देना नहीं है जो अब तक हमने पढ़ा है, ठीक है। बस लेना देना सिर्फ इतना है कि अगर आपको डेल एच नोट की वैल्यू इस इक्वेशन में नहीं दे रखी हो, इसमें इस इक्वेशन में आपको डेल एच की वैल्यू नहीं दे रखी हो तो आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बाकी वैल्यूज एक्स्ट्रा दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, डेल ए, डेल बी, डेल अल्फा, डेल बीटा, डेल गामा, ये सारे के सारे क्या है, डेल अल्फा, डेल बीटा, डेल गामा, ये सारे के सारे क्या है, ये हीट कैपेसिटीज है, क्या है, हीट कैपेसिटीज है। अलग अलग टेम्परेचर पे ये क्या है, हीट कैपेसिटीज है। और यहाँ पे डेल एच नोट क्या है, यहाँ पे ये है परम शून्य ताप पर, एट एब्सोल्यूट एंट्रोपी, सॉरी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये है आपका परम शून्य एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज योर हीट ऑफ रिएक्शन, क्या है ये, हीट ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डेल एच नोट की वैल्यू, अगर हीट कैपेसिटीज की डिफरेंट वैल्यू दे रखी है और डेल एच नोट दे रखा है, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर हीट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, तो आप आराम से जो है एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ से डायरेक्ट दे रखा है तो अच्छी बात है, और अगर ये सारे डाटाज दे रखे हैं तो यहाँ से इस इक्वेशन से कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं और फाइनली आप जो है दूसरी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था वॉन हॉफ इक्वेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज। फाइन, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड तो मुझे कांटेक्ट करना। ओके, थैंक यू।